हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम लोग ए बायोटिक फैक्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने अर्थ के डिफरेंट जो रीजन था, ट्रॉपिकल रीजन कहाँ पे आता है ना, इक्वेटर के कितने पास में पड़ता है, सब ट्रॉपिकल रीजन, फिर उसके बाद फिर हम लोग टेम्परेट रीजन की बात किया, फिर अल्पाइन टुंड्रा, आर्कटिक की बात किया, अंटार्कटिक की बात किया, पोलर रीजन की बात किया। तो उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स थे, जो भी बातें था, मैंने बताया था। एक एनसीईआरटी में जो आपको डायग्राम बना हुआ है और जो मेजर जो चीज़ें हैं एनसीईआरटी में कि वो लेबलिंग करना है कि कहाँ कहाँ पे कॉनिफरस फॉरेस्ट आएगा, टेम्परेट कहाँ पे आएगा, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है। सीधा सीधा एनसीईआरटी में लेबलिंग करने के लिए आता है। बेटा आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ए बायोटिक फैक्टर्स के बारे में। ठीक है। तो ए बायोटिक फैक्टर में अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल, 4 फैक्टर है। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर होते हैं जैसे ह्यूमिडिटी होता है। उसके बाद फिर आप बात कर सकते हो विंड वेलोसिटी होता है। ठीक है। एयर करेंट्स हो गया। तो ये सब सारे चीज जो होते हैं ये सब जो है वो एबायोटिक फैक्टर होते हैं। जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एबायोटिक फैक्टर। ठीक है। तो एबायोटिक फैक्टर में मेजर एबायोटिक फैक्टर है हमारा टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। ये सब ऑर्गेनिज्म को कैसे अफेक्ट करते हैं, है ना, इसके बारे में आज हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो बेटा यहाँ जो 4 फैक्टर दिखाया गया है आपका, पहला है टेम्परेचर, दूसरा है वाटर और तीसरा है लाइट एंड सॉइल। इसमें टेम्परेचर को मोस्ट रिलेवेंट इकोलॉजिकल फैक्टर बोलते हैं। डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है बेटा और डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोस्ट इकोलॉजिकली मोस्ट रिलेवेंट फैक्टर। सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू टेम्परेचर इज द मोस्ट रिलेवेंट इकोलॉजिकली मोस्ट रिलेवेंट फैक्टर, है ना। ये बेटा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरी पॉइंट ये याद रखना है बेटा कि जो एनिमल्स है उसको हम लोग टेम्परेचर में जो रेंज होता है टॉलरेट करने का, कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। वाइड रेंज मतलब कम गर्मी टेम्परेचर पे भी रह सकते हैं और ज्यादा टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो रेंज ऑफ टॉलरेंस अगर ज्यादा है तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा यूरी थर्मल। यूरी वर्ड का मतलब होता है वाइड रेंज, है ना। वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करेगा तो यूरी थर्मल बोलेंगे। वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट करेगा तो सैलिनिटी के लिए हलाइन वर्ड बोलते हैं तो यूरी हलाइन बोलेंगे। नैरो रेंज होगा बेटा उसको हम लोग बोलेंगे स्टीनोथर्मल। स्टीनोथर्मल वैसा एनिमल होता है जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करता है ना। तो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करने वाला जो एनिमल्स है उसको यूरी थर्मल कैटेगरी में रखते हैं। और ये जो एनिमल्स होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। ये एनिमल कैसे होते हैं बेटा? वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, इनको वार्म ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। ठीक है। और इन एनिमल्स के अंदर में खासियत क्या होता है, ये खुद ही अपना हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गया, ह्यूमन बींग्स क्या करता है, ठंडे 10 डिग्री टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जाता है, 20 पे भी होता है, 0 डिग्री पे भी आपको मिलेगा। तो जब ठंडी होती है तो वो सिवरिंग करता है, सिवरिंग करता है माने कांपना शुरू कर देता है। तो उसके बॉडी में अनकपलर प्रोटॉन ग्रेडियंट बनते हैं जिसके वजह से उसके बॉडी में हीट का जनरेशन होता है। ठीक है। जब अगर गर्मी होगा तो गर्मी के समय में क्या होता है, स्वेटिंग करता है। तो स्वेटिंग करने की वजह से फिर जब हवा चलता है तो चिलिंग होता है, कूल होता है बॉडी। तो एंडोथर्म उसको बोलते हैं जो, तो इस कैटेगरी में जो होते हैं एनिमल्स वो एंडोथर्म मतलब खुद वो हीट को प्रोड्यूस करते हैं, है ना। समझे कि नहीं? तो ये क्यों कर रहे हैं, हीट को प्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं? जब ठंड के समय में जा रहे हैं, ठंड क्लाइमेट में जा रहे हैं तो हीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एनिमल्स हैव एबिलिटी, है ना, ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है, अपने बॉडी के इंटरनल मेंटेनेंस टेम्परेचर को मेंटेन करना, अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। देखो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। पर ऐसा तो नहीं होता ना कि 37 डिग्री है तो कोई एनिमल जो है वो कहाँ पे रह रहा है, ठंडे क्लाइमेट में रह रहा है तो वो कम टेम्परेचर उसके बॉडी का हो गया। कोई गर्म क्लाइमेट में रह रहा है, कोई राजस्थान में है तो उसके बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, है ना। कोई कनाडा में है तो उसके बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जर्मनी में है तो कम हो जाएगा। तो साउथ अफ्रीका में है तो ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। होता क्या है बेटा,
आप चाहे गर्म क्लाइमेट में रहो चाहे ठंडे क्लाइमेट में रहो, आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन रहेगा। तो इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हो या इंटरनल बॉडी के पीएच को मेंटेन करता है कोई एनिमल्स, जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, वो उसको हम लोग बोलते हैं होम्योस्टेसिस। तो ये एनिमल्स जो होते हैं वो होम्योस्टेसिस कर पाते हैं, है ना, इसलिए इनको हम लोग होम्योथर्म के कैटेगरी में रखते हैं। इनको हम लोग क्या रखते हैं बेटा, होम्योथर्म के कैटेगरी में रखते हैं। बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गया, वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो यूरिथर्मल जो होता है वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। एंडोथर्म होते हैं, खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, ये होम्योथर्म होते हैं, है ना। सो बर्ड्स और मैमल्स एनिमल्स होता है, होम्योस्टेसिस करता है इसलिए उसको होम्योथर्म बोलते हैं। इनके पास होम्योस्टेसिस भी होता है, जैसे डॉग वगैरह देखे होगे, वो भी अपना जीभ निकाल करके अपना टेम्परेचर मेंटेन करते रहता है, हाफते रहता है। तो ये सब सारी चीजें आप जानते हो बेटा, बहुत कोई टफ चीजें नहीं है। अगली बात हम चलते हैं स्टीनोथर्मल पे आते हैं, ठीक है। स्टीनोथर्मल के बारे में बताया मैंने, यह ऐसा एनिमल होता है जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करेगा। कैसा टेम्परेचर को टॉलरेट करेगा बेटा, नैरो रेंज ऑफ टॉलरेटर टेम्परेचर को। तो मेजोरिटी ऑफ, देखो एक चीज मैं बताऊं, एनसीईआरटी का लाइन लिखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एनसीईआरटी का जो ये लाइन है ना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स कैन नॉट मेंटेन दियर कांस्टेंट इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट। अंदर का जो बॉडी टेम्परेचर है, कॉन्स्टेंसी है, वो मेंटेन नहीं कर पाएगा, मतलब होम्योस्टेसिस नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर 99% एनिमल्स होते हैं, है ना। देखो होम्योस जो ये जो यूरिथर्मल एनिमल है, जो होम्योस्टेसिस करके अपना बॉडी को मेंटेन कर रहा है टेम्परेचर को। होम्योस्टेसिस एक प्रकार का एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। अगर आप ज्यादा अगर बॉडी के टेम्परेचर को, इंटरनल बॉडी को मेंटेन करोगे तो आपको ज्यादा एटीपी खर्चा करना पड़ेगा, है ना। तो एनिमल, तो ह्यूमन बॉडी क्या है, बड़ा हिसाब तौल नाप तौल करके पूरा कैलकुलेशन करता है। नहीं भाई ठीक है, इसमें फायदा है तो करो, नहीं फायदा है तो नहीं करो, है ना। तो ये एनिमल बॉडी, तो ये सारा एनिमल के बस की बात नहीं है, सारे एनिमल इस काम को नहीं कर सकते। सो ये लाइन लिखा गया एनसीईआरटी का कि मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स, है ना, कैन नॉट मेंटेन दियर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, है ना, समझे। अब इसको कैन नॉट के जगह पे कैन मेंटेन करेगा, कैन मेंटेन, तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसको आप ध्यान देना, है ना, कि कैन नॉट के जगह पे कहीं कैन कर देगा और बोलेगा कि स्टेटमेंट सही है कि गलत है, जरा बताओ, है ना। तो इस कैटेगरी में कौन एनिमल आएंगे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल आएंगे, है ना। स्टीनोथर्मल में कोल्ड ब्लडेड एनिमल आते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल को हम लोग पोइकिलोथर्म बोलते हैं। पोइकिलोथर्म मतलब एक्टोथर्म, है ना। जिसे यहाँ पे एंडोथर्म हो गया तो इधर एक्टोथर्म हो जाएगा। ये अपना बॉडी के इंटरनल, ये टेम्परेचर के बाहर के इन्वायरमेंट के हिसाब से आएगा, डिपेंड करेगा। जैसे लिजर्ड्स वगैरह में आपने देखा होगा कि ठंडी लगता है, तो इस कैटेगरी में बहुत तरह के एनिमल्स आते हैं, जैसे रेप्टाइल हो गया, फिश हो गया, एम्फीबियन हो गया, और भी चीजें होते हैं, सारे के बारे में हम पढ़ेंगे। और हम ये भी पढ़ेंगे कि जो इन्वायरमेंट में जो एबायोटिक फैक्टर होता है उसके रिस्पॉन्स देने के आधार पे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कई सारे कैटेगरी में बांटे हैं, है ना। तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो ये सब समझ गए आप बेटा, आप लोग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे आ जाइए, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्या आगे लिखा गया है, टाइप ऑफ वेजिटेशन इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया। अब डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया होता है, तो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया मतलब आप देखो ट्रॉपिकल है, जैसे इक्वेटर से इक्वेटर दिखाए थे मैं, कल वाला डायग्राम, आप कल वाला वीडियो देखोगे तो इक्वेटर है, इक्वेटर के जस्ट पास में क्या है, ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल से थोड़ा सा आगे जाओगे सब ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल से और आगे टेम्परेट है, और टेम्परेट से आगे जाओगे तो आर्कटिक है ना, या एक साइड में अंटार्कटिक है, ठीक है। तो किस रीजन में किस तरह का वेजिटेशन पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि हर जगह का टेम्परेचर बेटा अलग अलग है, तो टेम्परेचर के हिसाब से वहां पे वेजिटेशन होता है ना। हर जगह का अलग अलग टेम्परेचर है और टेम्परेचर के हिसाब से वेजिटेशन होता है, बराबर है क्या, टेम्परेचर के हिसाब से वेजिटेशन होता है। तो इसलिए आपको 4 तरह का मैं वेजिटेशन बताता हूं, है ना। एक होता है मेगाथर्म्स। मेगाथर्म किसको बोलते हैं, जो ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है बेटा। ये कहां पे पाया जाएगा, ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाएगा, ठीक है। ये ट्रॉपिकल रीजन में जो वेजिटेशन होते हैं उनको हम लोग मेगाथर्म बोलते हैं, और यहाँ पे ज्यादातर आपको प्लांट जो मिलेंगे वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा होता है, डोमिनेंट वेजिटेशन है यहाँ का, बराबर है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है बेटा वो डोमिनेंट वेजिटेशन है ना, ट्रॉपिकल रीजन का। ट्रॉपिकल रीजन में गर्म क्लाइमेट होता है और हाईएस्ट रेनफॉल होता है
है ना। अगर वो मेजर 6 बायोम ऑफ इंडिया जो है उसका आप अगर आप ग्राफ देखोगे तो उसमें दिखाई देगा कि ट्रॉपिकल रेन का जो आपको जो ग्राफ है वो ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो लगभग 425 ये के आसपास में जो है सेंटीमीटर पर ईयर जो है वो एनुअल रेनफॉल होता है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल है वो एनसीईआरटी का डायग्राम है, उसको आप देखो एक बार। दूसरा है बेटा मीजोथर्म्स, है ना। मीजोथर्म जो होता है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में होता है। मीजोथर्म कहाँ होता है? सब ट्रॉपिकल रीजन में। मीजोथर्म क्या होता है बेटा? सब ट्रॉपिकल रीजन में होता है। तो मीजोथर्म जो है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में होता है। तो यहां पे जो मेन जो प्लांट आपको मिलेंगे, जो डोमिनेंट प्लांट मिलेंगे, वो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। यहां पे क्या मिलता है बेटा? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। इस रीजन में जो मेन प्लांट होता है वो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होता है, बराबर है। यहां पे क्या मिलेगा बेटा? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं, देखो गर्मी के मामला में देखा जाए तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो ट्रॉपिकल रीजन होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म क्लाइमेट होता है ना। साथ साथ यहां अगर बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। और मीजोथर्म में क्या होता है कि मतलब मैं कह सकता हूं यहाँ पे प्लीजेंट इन्वायरमेंट होता है। प्लीजेंट बोले तो थोड़ा सा लाइटली मैं कह सकता हूं कि हल्का गर्मी होता है। हल्का गर्मी बोले तो माइल्ड विंटर है ना, माइल्ड विंटर होता है, ठीक है। तो इसको सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। तो सब ट्रॉपिकल में क्या हो गया? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, बराबर है क्या। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो पौधे होते हैं वो मीजोथर्म में पाए जाते हैं। मीजोथर्म हो गया। अगला जो है बेटा वो है माइक्रोथर्म्स, है ना। माइक्रोथर्म जो होता है ऐसा वेजिटेशन है जो टेम्परेट रीजन में पाया जाता है। टेम्परेट रीजन में, अब टेम्परेट रीजन में बहुत ही कम पौधे आपको मिलेंगे। सीजनल तो कोई फ्रूट मिलेगा ही नहीं। जैसे टेम्परेट रीजन में एक एनसीईआरटी का लाइन लिखा गया है कि कनाडा और जर्मनी में मैंगो की खेती नहीं होती है, मैंगो नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंगो का जो फेवरेबल टेम्परेचर है वो कहां पे मिलेगा? ट्रॉपिकल रीजन में। सब ट्रॉपिकल में भी पाया जाता है मैंगो, तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में मिलेगा मैंगो, है ना। आपको टेम्परेट में या आर्कटिक में रीजन में ये सब में नहीं मिलेगा क्योंकि लो टेम्परेचर पे, है ना। आप चले जाओ कनाडा में, चले जाओ जर्मनी में चले जाओ, ना सब्जी की खेती होती है, ना भिंडी होती है, ना तोरिया होता है, ना मैंगो होता है, ना कोई फ्रूट वेजिटेबल कुछ भी नहीं होती उधर, कुछ होता ही नहीं क्योंकि टेम्परेचर उधर नहीं है ना उतना बढ़िया। ये तो आप शुक्र मनाओ कि आप इंडिया में हो, है, तो हर चीज इजिली अवेलेबल हो जा रहा है। नहीं तो उधर कनाडा फनाडा में बहुत दिक्कत है ये सब चीजों का। तो माइक्रोथर्म्स जो होते हैं, है ना, वो ऐसे वेजिटेशन है जो टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं। यहाँ पे मिक्स कॉनिफर फॉरेस्ट, है ना, जो नुकीले वाला होते हैं ना, उस टाइप के पत्तियां, नुकीली पत्तियां वाले जो पौधे होते हैं उनको कॉनिफर फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो उस तरह के पाए जाएंगे। लास्ट है बेटा हिकिस्टोथर्म, है ना। हिकिस्टोथर्म किसको बोलते हैं? ये आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा, इस यहाँ का जो वेजिटेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक टुंड्रा या अल्पाइन टुंड्रा। तो यहाँ पे अल्पाइन टुंड्रा होता है। अल्पाइन टुंड्रा मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर, बहुत वेरी लेस टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ का जो वेजिटेशन है उसको हम लोग अल्पाइन वेजिटेशन बोलते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक क्या आपने देख लिया टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, है ना। अगले क्लास में हम लोग आगे की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।